Hello everyone, this is C.A. Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Binge. So हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या चीज़ें पढ़ी थी? टाइप्स ऑफ अकाउंट समझे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट समझा था एंड एक ओवरव्यू दिया था जो रूल्स होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के एंड मॉडर्न अप्रोच के, उसको समझा था थोड़ा थोड़ा ना। उसको रट नहीं सकते आप उस जगह पर बैठ के, याद कर सकते हो थोड़ा सा, बट आपको वो चीज़ दिमाग में बैठेगी कब, जब आप उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। फिर हर बार आपको ऐसे प्रोसेस वाइज एक रूल नहीं लगाना पड़ेगा कि अच्छा पहले आइडेंटिफाई करूँ कौन सा अकाउंट है फिर उसका रूल लगाऊं, ये नहीं करना पड़ेगा। विद प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर एट इट। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो आपकी बुक्स में जो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन करना है, किस में? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो अपने ये ट्रांजैक्शंस जो अकाउंट्स हैं उनका नाम पढ़ते चलेंगे एंड क्लासिफाई करते चलेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैश अकाउंट की। ना कैश क्या होता है? कैश बिजनेस के लिए एक असेट होता है, राइट? दिस गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। तो कैश हो गया असेट। अब असेट्स कहाँ क्लासिफाई होते हैं? हमेशा रियल अकाउंट में। तो ये हो गया रियल अकाउंट, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ पर रेंट दिया होता तो मैं इसको बिजनेस का एक्सपेंस मान के नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देती, लेकिन यहाँ पे क्या एक वर्ड दिया है, उसके पहले एक विशेषण दिया है आउटस्टैंडिंग, जो बता रहा है कि मैंने कुछ रेंट जो है पेमेंट नहीं करी है, जो ड्यू हो चुकी है बट अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ? जल्दी से एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको कि मान लीजिए एक फैक्ट्री थी मेरे पास एज इन मैं ओन नहीं करती उसको, बट मेरा काम सारा वहाँ चलता है, मैंने रेंट पर ले रखी है वो फैक्ट्री। ठीक है, एंड मेरे बिजनेस का सारा काम वहाँ पर होता है। पूरे 12 महीने वहाँ पर मेरे बिजनेस का काम चला, लेकिन मैंने उसकी रेंट कितने महीने की दी? सिर्फ 10 महीने की रेंट दी मान लीजिए। ठीक है, तो 12 में से 10 ही महीने की रेंट दी, 2 महीने की रेंट नहीं दी। इस 2 महीने की रेंट जो कि ड्यू हो चुकी थी, मतलब कि मेरे पार्ट पर मुझे वो रेंट दे देनी चाहिए थी बट अभी नहीं दी मैंने, उसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट बोलेंगे, बिकॉज इट इज स्टिल स्टैंडिंग एज अ लायबिलिटी, आई हैव टू पे इट ऑफ इन फ्यूचर। ठीक, तब इसको क्या बोलेंगे? तब ये बन जाएगा नॉमिनल, तब ये बन जाएगा पर्सनल अकाउंट, माय बैड, सॉरी, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाएगा ये, एंड हेंस इसको हम फाइनली पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स क्या होती है? सेल्स होती है रेवेन्यू होती है किसी भी बिजनेस के लिए। मैंने अपना सामान बेचा और पैसे आ गए, तो दिस इज अ रेवेन्यू एंड हेंस इट इज नॉमिनल अकाउंट। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट। अब ये रिसीव भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू या एक्सपेंस हम उसे नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देते हैं सीधा सीधा, तो इसको नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देंगे। आई एम जस्ट राइटिंग एन नाउ। ठीक है, इनिशियल्स लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं अक्रूड इंटरेस्ट पे। अगेन यहाँ पर इंटरेस्ट अब दिया है लेकिन नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं कर सकते। अब वाई? बिकॉज उसके पहले एक और शब्द दिया हुआ है अक्रूड। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने किसी को लोन दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, पूरा 12 महीना मेरा पैसा जो है उस इंसान के पास पड़ा रहा जिसने मुझसे लोन लिया है। अब कायदे से उसने मुझे पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देना चाहिए, मगर उसने क्या किया? मुझे सिर्फ 11 मंथ्स का ही इंटरेस्ट दिया। लास्ट ये 1 मंथ का इंटरेस्ट उसने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए अक्रूड हो गया। मतलब मैंने कमा लिया भाई, मैंने उससे बीच रास्ते में पैसे मांगे तो थे नहीं वापस कि पैसे वापस कर दे, मेरा पैसा उसके पास ही पड़ा था, कायदे से उसे मुझे इंटरेस्ट पे करना चाहिए था, नहीं किया उसने, तो मेरे लिए अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी जो कि मैंने अर्न कर लिया था पर मुझे नहीं मिला है अब, तो ये हो गया पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट एंड हेंस फाइनली अगेन हम इसको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इस टाइप के खर्चे जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उस बंदे को रिप्रेजेंट करता है जिसने मुझे पैसे अभी नहीं पेमेंट किया है, वो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक, ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि उस बंदे से मुझे ये पैसे लेने हैं, ये 1 महीने का इंटरेस्ट अभी लेना है। ठीक है, ये मेरे लिए एज एन असेट स्टैंड करेगा कि भाई ये पैसा ले लेना उससे। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अब इस पर, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में पिछले लेक्चर में मैंने ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यू कैन कॉल इट अ प्रॉपर्टी। ये मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। कोई लैंड हो सकता है, तो वो मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मैंने उसे कभी लीज पर लिया होगा एंड हेंस इट बिलोंग्स टू मी नाउ। तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग एन असेट। और ऑल्सो ये जो है वो ये बहुत सालों तक मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो असेट इसीलिए होगा, और असेट हमेशा रियल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे महेश लिमिटेड, जो कि डेटर है। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी, इसको आप अपने पास इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 7th पॉइंट को क्या बोल रहा है, महेश लिमिटेड इज अ माई डेटर। अब डेटर देखकर आपके मन में आएगा कि ये तो मेरा असेट है, और असेट क्या होता है, रियल अकाउंट। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि जब भी आपके पास डेटर आएगा, ठीक है, डेटर लिखकर आएगा, तो उसको आप हमेशा पर्सनल अकाउंट मानोगे, क्योंकि ये एक बंदे का अकाउंट है, महेश लिमिटेड, सॉरी एक कंपनी का अकाउंट है, महेश लिमिटेड का आर्टिफिशियल पर्सन है। ये हो सकता है महेश का अकाउंट होता तो ये एक नेचुरल पर्सन का अकाउंट होता। इन एनी केस ये आपका पर्सनल अकाउंट ही कहलाएगा, ना कि रियल अकाउंट, ठीक है। इसको हम रियल अकाउंट नहीं मानते हैं, सिर्फ डेटर के केस में ऐसा होता है। सिर्फ डेटर ही एक ऐसा असेट है जो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है, याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो खाली रेंट होता तो नॉमिनल अकाउंट बोल देती, लेकिन उसके आगे विशेषण दे रखा है कि ये एडवांस में मुझे रिसीव हो गई, तो ये इस बंदे को रिप्रेजेंट कर रही जिसने मुझे ये रेंट एडवांस में दिया, कि भाई याद रखना इस बंदे का कर्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। चलिए फिर देखिए, मैं फिर से फुल फॉर्म लिखने लगी। चलिए डिस्काउंट रिसीव्ड, इसकी बात करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है कि एक तरीके से मान लीजिए मैं कहीं पे मैंने कोई गुड्स परचेज किए, ठीक है, किसी से। अब गुड्स परचेज किया, उसने क्या किया, मुझे डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। एक तरीके से मेरे पैसे बच गए ना, मुझे उतने पैसे देने नहीं पड़े जब डिस्काउंट मिल गया, तो मेरी रेवेन्यू हो गई है, एक तरीके से रेवेन्यू हो गई, तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासीफाई कर देंगे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, तो एन क्लासीफाई कर दिया इसको। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉइंग्स पे। ड्रॉइंग्स क्या होता है, मान लीजिए ओनर जो है कंपनी का, ठीक है, उसने कुछ पैसा बिजनेस में लगा रखा होगा, कुछ पूंजी लगा रखी होगी, कैपिटल, ठीक है। अब उस कैपिटल में से मान लीजिए वो थोड़ा पैसा निकाल लेता है, अगर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ भी यूज़ आ सकता है उसको, तो वो निकाल लिया पैसा थोड़ा सा उसने, उसको ही हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो अब अगर हम कैपिटल को मानते हैं कि ये दिस रिप्रेजेंट्स द ओनर्स मनी, ये ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसे पर्सनल अकाउंट माना जाता है। एंड हेंस जब कैपिटल को ऐसा मानते हैं, तो उसमें से जो थोड़ा सा पैसा निकल गया, उसको भी हम यही मानेंगे कि दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ओनर। तो इसीलिए ड्रॉइंग्स भी आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है, पी हो गया पर्सनल अकाउंट। लॉजिक समझ में आया होगा आपको। अब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जानते हैं बैड डेट्स होता क्या है ना। आप सभी के कोई ना कोई दोस्त ऐसे होंगे जिनको कभी आपने पैसे उधारी पर दिए होंगे और कभी आपके पास वो पैसे वापस आए ही नहीं, ठीक है। सबके दिमाग में एक एग्जाम्पल आ चुका होगा, कौन है वो इंसान, ठीक है। अब एक टाइम के बाद मान लीजिए पैसे आज आपने दिए, 2 साल बाद तक भी वो पैसे आपके पास वापस नहीं आए, तो एक टाइम दिमाग में आएगा आपके कि अब ये पैसा वापस नहीं आने वाला, अब डूब चुका है ये पैसा। तो ये जो डूबा हुआ पैसा है ना, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें तो ही बेहतर है। तो इस दिमाग से निकालने को एक तरीके से बिजनेस की भाषा में, अकाउंट्स की भाषा में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बोलते हैं। बिजनेस भी यही काम करता है। मान लीजिए किसी को सामान दिया उधार पर, ठीक है, उसने बोला मैं भाई पैसे लौटा दूंगा 2 महीने बाद, 2 महीने का 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, पैसा आज तक वापस आया ही नहीं। तो बिजनेस क्या करेगा, अपने दिमाग से उसको निकालेगा कि भाई खत्म करो इसको, मान लो कि मैं पैसा गिराया है कहीं, मेरा एक्सपेंस हो गया, ऐसा मान लो। तो ये वही चीज़ हो गई कि अपनी बुक्स में से, कि बुक्स में उसने डेटर लगा रखे होंगे अपने ना, कि ये बंदा मुझे 2 महीने बाद पैसा देगा, तो डेटर्स बना लिया होगा उसको। लेकिन उसने क्या किया, दगा दे दिया, पैसा दिया ही नहीं। तो अब बिजनेस क्या करेगा, उस डेटर्स को अपनी बुक्स में से हटाएगा तो उसको एक्सपेंस मान लेगा, कि मान ले कि ये मेरा खर्चा हो गया, ऐसा मान लेगा।
और खर्चा मानेगा या एक्सपेंस मानेगा तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब मान लीजिए उस दोस्त की आत्मा जाग गई और अचानक से 3 साल बाद उसने आपके पैसे वापस कर दिए। बिजनेस के टर्म्स में बात करें तो वो जो इंसान डेटर था मेरा, जो सामान उधार पर ले गया था, उसने मुझे 3 साल बाद पैसे वापस कर दिया आके। तो क्या हुआ, जिस चीज़ को मैंने अपना खर्चा मान लिया था पहले कि राइट ऑफ कर दिया था, उसको अपनी बुक से हटा दिया था, उसको अब मैं क्या मानूंगी कि अरे मेरी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गया मेरा ये, तो ठीक है, जो पैसे की उम्मीद नहीं थी और वो आ गया, तो दिस बिकम्स माई रेवेन्यू एंड हेंस अगेन मैं इसको रेवेन्यू के चलते नॉमिनल अकाउंट ही मान लेती हूँ। बात समझ में आई? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब बुक्स में से हटा देना, ऐसे डेट्स जो हमें अब कभी शायद वापस नहीं मिलेंगे, एंड रिकवर्ड का मतलब हुआ कि वो ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट कि रिकवर हो गया, पैसे वापस आ गया मेरे पास। तो इसको एक्सपेंस मानते हैं एंड इसको रेवेन्यू मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 13th वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले जान लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या होता है ना, बैंक जो होता है वो अपने कस्टमर्स को कभी कभी ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं हैं अकाउंट में तो हम आपको कुछ पैसे उधारी पर दे देंगे, लिक्विडिटी के लिए दिया जाता है ये। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है, ठीक है, एंड मैं फर्नीचर लेने गई अपने बिजनेस के लिए, एंड मान लीजिए कि टोटल बिल बन जाता है 2 लाख रुपए का, पर मेरा जो करंट अकाउंट था उसमें पड़े थे सिर्फ 1.80 लाख, ठीक है, यानी कि 20,000 रुपये कम पड़े हुए थे। तो ये बैंक जो है ना, ये ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप जो है जब ट्रांजैक्शन करोगे तो ये 2 चीज़ें हो सकती थी। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती तो जब मैं अपना डेबिट कार्ड लगाती तो वो बोल देता फंड्स इनसफिशिएंट, ठीक है, और मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेती हूँ तो मेरा जो अकाउंट है ना वो 20,000 के डेफिसिट में चला जाएगा। उस समय के लिए बैंक मुझे उधार दे देगा 20,000 रुपये थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मैं अपना ट्रांजैक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंप्लीट कर सकूं। लेटर ऑन मैं ये पैसे बैंक को वापस लौटा दूंगी। इसका ऑब्वियसली मुझे कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती क्या है, ठीक। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, ये 20,000 का डेफिसिट अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मेरी लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई बैंक को तुमको ये 20,000 रुपये पेमेंट करना है। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन ही सही। तो इसको हम क्या मानते हैं? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, एंड हेंस फाइनली इसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल मैंने आपको समझाया था कि एक ब्रांड नेम जो कंपनी का किसी बन गया होता है। गुडविल का मतलब बेसिकली यही है कि जो इज्जत मार्केट में आपने कमा रखी है। मैंने एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में हल्दीराम्स का। हल्दीराम्स इज अ वेरी नोन ब्रांड, इट हैज़ इट्स ओन गुडविल। किसी भी लोकल ब्रांड के आगे आप हल्दीराम्स लेना बेटर पसंद करोगे, आपको क्वालिटी का विश्वास है, टेस्ट का विश्वास है, ठीक है, इसीलिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। इसका फायदा हल्दीराम्स को मिलता है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रांड ना। हल्दीराम सुनते ही आप उसको लोगे किसी लोकल ब्रांड के मुकाबले, तो इसका फायदा वो उठाता है। तो दिस प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसीलिए ये क्या होगा? असेट माना जाता है। असेट हो गया तो सिंपली रियल अकाउंट में क्लासीफाई हो जाएगा। दिस इज एन इंटैंजिबल एसेट, यू कैन नॉट सी इट और टच इट, यू कैन जस्ट फील इट, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात मैंने आपको ड्राइंग्स के साथ में समझा ही दी है कि दिस रिप्रेजेंट्स द ओनर्स, दिस रिप्रेजेंट द ओनर, कि कैपिटल, ये जो पूंजी है ये ओनर ने लगा रखी है, तो इसीलिए इसको हम पर्सनल अकाउंट मानते हैं, ठीक। एक्साइज ड्यूटी पर आ जाते हैं। एक्साइज ड्यूटी एक तरीके से मान लीजिए क्या होता है कि जब भी मैं अपने गुड्स प्रोड्यूस करूंगी ना, तो सरकार मेरे ऊपर कुछ ड्यूटी लगाती है, टैक्स लगाती है। ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रोडक्शन पे, उस पर लगाया जाता है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना जानिए। तो ये एक तरीके से मेरा एक्सपेंस हो गया, एंड हेंस मैं इसको नॉमिनल अकाउंट मान लूंगी, ठीक है। दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अगेन ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। मोटर व्हीकल क्या हुई? ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, मेरे लिए एक असेट है मोटर व्हीकल, ठीक है। तो इसीलिए उसको रियल अकाउंट मानेंगे।
अब परचेज रिटर्न्स क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने जो है कोई गुड्स खरीद के लाई थी मैं, ठीक है, अपने बिजनेस में, एंड मुझे उसमें से कुछ गुड्स डैमेज लगे, मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने क्या किया, उस इंसान को, जब मैंने परचेज किया होगा तो परचेज अकाउंट मेरा बढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं उस गुड्स को जब वापस कर रही हूँ तो परचेज रिटर्न्स अकाउंट मेरा बढ़ जाएगा कि मैंने वो परचेज को रिटर्न कर दिया, गुड्स वापस कर दिए। तो अगर परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है तो परचेज रिटर्न अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। बस इतना सा इसका लॉजिक है। चलिए आगे देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिकॉज बहुत टाइम नहीं लगा सकते इस टाइप के क्वेश्चंस में, बहुत ईजी होते हैं। चलिए इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं। कंपनी अपने गुड्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस ले सकती है, तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है। अब जब प्रीमियम देना पड़ेगा तो ये एक्सपेंस माना जाता है कंपनी के लिए, तो एक्सपेंस माना जाएगा, मतलब अगेन नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। डेप्रीसिएशन के लिए एक पूरा फुल फ्लेश्ड अलग से चैप्टर होगा एंड इसको पूरा वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए आप क्या समझ सकते हो, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, ये एक्सपेंस है कंपनी का, तो इसीलिए इसको सिंपली नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देना, ठीक है। चलिए इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। इन्वेस्ट कर दिया मैंने अपना पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में लगा दिया या फिर कोई एफडी करा दी, तो ये सब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, तो ये क्या हो गया, मेरा असेट हुआ। असेट हुआ तो रियल अकाउंट मान लेंगे, ठीक है। ये सारा खत्म हुआ हमारा। क्लासिफिकेशन करना अब आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन शैल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। वैसे तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ट्रेडिशनल से भी एंड मॉडर्न से भी, जैसे आपको सही लगे, लेकिन मॉडर्न अप्रोच से थोड़ा सा आप फास्ट पेस में सॉल्व कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। तो अभी हम इसको मॉडर्न अप्रोच से ही सॉल्व करने वाले हैं। एंड मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक निमोनिक बताया था जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ साइड में इसको लिखकर एक बार और आपको बता देती हूँ। ये वर्ड आपको याद रखना है बस, डेट, ठीक है। Where D stands for debit and here also D stands for debit. This E stands for expense and this A stands for asset. अब इसका मतलब क्या है ये भी बता दूं। जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको करेंगे डेबिट, जब भी असेट बढ़ेगा तो भी उसको करेंगे डेबिट। अब इतनी सी बात से हम पूरा का पूरा वो जो मॉडर्न अप्रोच का टेबल था, ये वाला, ठीक है, इसको पूरा का पूरा हम अपने आप से समझ लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। कैसे समझेंगे बताती हूँ धीरे धीरे। चलिए इसको याद रखिएगा बस। आ जाते हैं सैलरी अकाउंट में। सबसे पहले सैलरी अकाउंट में इंक्रीज हुआ है क्वेश्चन में, इंक्रीज इन सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है, एक एक्सपेंस है, ये बात हमको मालूम है। ये क्या है, एक एक्सपेंस है। अभी हमने क्या बोला, एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो हो जाएगा डेबिट। ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया इससे हमारा, ठीक। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि कुछ सैलरी ऐसी है जो मैंने अभी पेमेंट नहीं किया है, मेरा एक्सपेंस था जो मैंने पे नहीं किया, तो ये क्या बन गया, मेरी लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर असेट मेरा इंक्रीज होता है तो मैं करती हूँ उसको डेबिट, ठीक है। असेट के इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे क्या करेंगे, उसका जस्ट उल्टा क्रेडिट। और अगर लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं तो लायबिलिटी के डिक्रीज होने पे क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ आ जाएगा आंसर डेबिट, ठीक है। समझ में आया कैसे हमको इससे बनाना है, क्योंकि एक्सपेंस का जस्ट उल्टा होता है रेवेन्यू, ठीक है। तो उस हिसाब से हम डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, और असेट का जस्ट उल्टा होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी, तो उस हिसाब से हम यहाँ से सब कुछ बना लेंगे। एंड मैंने, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा हो तो पिछले वाले वीडियो में जाकर आप टाइम स्टैम्प्स में उतना हिस्सा देख सकते हो मॉडर्न अप्रोच वाला, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये समझ आया होगा। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके से मेरी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो डिक्रीज हो गया उसमें, अगेन यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के ही लॉजिक से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंक्रीज इन सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है, मेरा एक रेवेन्यू है, ठीक है, दिस इज माय रेवेन्यू।
अभी एक्सपेंस के इंक्रीज होने पे डेबिट करती हूँ, तो रेवेन्यू के इंक्रीज होने पे क्या करूँगी, उसका जस्ट उल्टा क्रेडिट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। सिंपल, बहुत ही इजीली चल रहा है सीरियसली यहाँ पर, इसको मैंने इस निमोनिक से बहुत इजी बना दिया है, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन प्रीपेड अकाउंट लिख रखा है, देखिए यहाँ पर इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, प्रीपेड, रेंट, इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ लिख सकते हो। मुद्दा क्या है, प्रीपेड इंटरेस्ट मान लेते हैं, तो प्रीपेड इंटरेस्ट क्या होगा, मेरा एक तरीके से असेट हो गया, क्योंकि मैंने उसको पहले से ही एडवांस में पेमेंट कर दिया, अब फ्यूचर में मुझे उसे पे नहीं करना पड़ेगा, मेरे जेब से कोई पैसे नहीं जाएंगे, ठीक। तो ये मेरे लिए एक तरीके से हो गया असेट। कोई भी चीज़ अगर मैंने इन एडवांस दे दी है तो इट स्टैंड्स एज एन असेट फॉर मी, ठीक है। तो असेट हो गया। असेट इंक्रीज होने पे हमेशा डेबिट किया जाता है, तो डिक्रीज होने पे क्या होगा, जस्ट उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट हो गया, समझ आई। चलिए, इंक्रीज इन कैश अकाउंट देख लेते हैं। कैश अकाउंट क्या है, मेरा असेट है अगेन, और असेट जब भी इंक्रीज होता है तो मैं क्या कर देती हूँ, उसको डेबिट कर देती हूँ, ठीक। फिर इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट मतलब कैपिटल मान लीजिए इसको, और कैपिटल क्या होता है, हमेशा असेट के साथ जो होता है उसका जस्ट उल्टा कैपिटल में होता है, ठीक है। तो अगर असेट के इंक्रीज होने पे डेबिट करती हूँ, तो लायबिलिटी और कैपिटल के इंक्रीज होने पे क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। वहीं यहाँ लिखा है इंक्रीज इन कैपिटल, तो इसको मैं कर दूंगी क्रेडिट, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स मेरे क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है, ठीक है। लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है, तो असेट के इंक्रीज होने पे डेबिट हो रहा है, तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे इसका उल्टा क्रेडिट हो जाएगा, और लायबिलिटी के डिक्रीज होने पे डेबिट हो जाएगा, ठीक, डेबिट हो गया। चलिए, फिर इंक्रीज इन परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्या होता है, मेरा एक्सपेंस होता है एक तरीके से, और एक्सपेंस के इंक्रीज होने पे मैं करती हूँ डेबिट, तो इंक्रीज इन परचेजेस अकाउंट इज माय एक्सपेंस एंड हेंस इट बिकम्स डेबिट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्या मान सकते हैं, क्या हम इसको एक्सपेंस बोल सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी एक्सपेंस मत बोल देना इसको। एक्सपेंस क्या होता है, जो बिजनेस के लिए खर्चे किए गए हों उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन ड्राइंग्स को क्या बताया था मैंने इसके पिछले वाली स्लाइड में, कि जो ओनर था उसने पहले पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, और फिर उसी में से कुछ पैसा निकाल लिया, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा नहीं हुआ, पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया है वो, तो इसीलिए इसको एक्सपेंस तो मान नहीं सकते, रेवेन्यू है नहीं, असेट है नहीं। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिंपली ये सोचो कि कैपिटल के केस में आप क्या करते हो, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता तो आप क्रेडिट करते, तो अगर ड्राइंग्स इंक्रीज हो रहा है तो आप उसका जस्ट उल्टा डेबिट कर दोगे, क्योंकि कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस किया था उसी में से तो निकाला ना ये ड्राइंग्स, तो कैपिटल जब इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट किया, तो उसी वही जब कम हो गया तो डेबिट कर देंगे उसको, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। नाउ फ्रेश कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करा है ओनर ने, तब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और असेट का उल्टा क्या होता है, लायबिलिटी एंड कैपिटल, वो इंक्रीज हुए तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। फिर बिल्डिंग जो है वो सेल करी मैंने, अब क्या हुआ, बिल्डिंग क्या होता है, मेरा असेट होता है एक तरीके से, ठीक है। असेट है, असेट कम हो रहा है यहाँ पे, जब असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करती हूँ, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर दूंगी, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं। मैंने किसी अपने कस्टमर को कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, मेरा तो एक तरीके से एक्सपेंस हो गया ना, ये पैसा मुझे मिल सकता था, लेकिन मैंने उसको दरिया दिली में डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, एंड हेंस वो पैसे नहीं लिए, तो मेरा खर्चा ही माना जाएगा इसको एक तरह से। एंड एक्सपेंस अगर अलाउ किया है, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया है यानी एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, इसीलिए इसको भी हम कर देंगे डेबिट, ठीक। ये सारे के सारे हमने इतने छोटे से निमोनिक से सॉल्व कर लिए बहुत ही आराम से। इसको रूल्स के हिसाब से भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, वो आपका होमवर्क है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन सी पर। क्या बोल रहे हैं, एनालाइज करने हैं ये सारे ट्रांजैक्शंस आपको, और नेचर ऑफ अकाउंट बताना है सबसे पहले तो, कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है, और
कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, यहाँ पर ये बताना है। एंड यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है। ऐसा एग्जाम में आपको नहीं आएगा, लेकिन अभी बस ताकि ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको ढंग से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन। अब इस क्वेश्चन में मैं डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, जस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसेंगे आपकी कौन सी चीज़ क्या होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला, लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। कैश से स्टार्ट किया। अब हर एक ट्रांजैक्शन में आप देखोगे कम से कम 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट हो ही रहे हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, एक तो कैश बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, और एक तरीके से कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा लगाया ये कैपिटल ही तो कहलाएगा ना। उसने पैसा लगाया तो एक तरीके से जो है बिजनेस नाउ ओज समथिंग टू द ओनर, टू लाल, ठीक है। एंड हेंस मैं क्या बोलूँगी, कैपिटल भी बढ़ा और कैश भी बढ़ा। तो 2 ये वाले अकाउंट्स यहाँ पर इफेक्ट हुए। और इन दोनों का अब नेचर बताते हैं। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट होता है। कैश क्या है, रियल अकाउंट होता है। तो यहाँ से बात करते हैं कि इसमें क्या रूल लगता है रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है बिजनेस में तो हम कैश को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। कैश डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक रियल अकाउंट है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो रही है, क्रेडिट हो रहा है कैपिटल, किस रूल से, क्रेडिट द गिवर के रूल से ये यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट्स हूम, द ओनर, ओनर हैज गिवन द मनी, इसीलिए हमने कैपिटल को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। एंड ये है मेरा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अकाउंट नहीं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम शांति फर्नीचर हाउस 75,000 रुपीज़ का, ठीक है। अच्छा ये अमाउंट्स भी यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा अपने आप से, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट्स आप समझ लीजिएगा, ये 3 लाख है एंड क्रेडिट भी इक्वल अमाउंट से हो रहा है, क्योंकि बाय ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के चलते, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दे रहा है। कैसे कि 3 लाख से ही डेबिट, 3 लाख से ही क्रेडिट, एंड आगे हर एक ट्रांजैक्शन में आप ऐसे ही देखोगे। यही अकाउंट्स का जो है वो मेन रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वली होते रहेंगे सारे ट्रांजैक्शंस में। चलिए तो ये बात हमने देखी, फर्नीचर आया है और कैश चला गया यहाँ पे, ठीक है। फर्नीचर हुआ है इंक्रीज और कैश हुआ है डिक्रीज, तो ये दोनों अकाउंट्स यहाँ पर इफेक्ट हुए। शांति फर्नीचर हाउस हो चाहे अशांति हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था पिछले वाले लेक्चर में, फिर से बता रही हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप पढ़ो वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन इन कैश हुआ है। पार्टी का नाम कतई इग्नोर कर देना, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। इग्नोर कर देना क्या लिखा हुआ है, बस हमें इससे मतलब है। यहाँ पर 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, फर्नीचर और कैश 75,000 से। क्या हो रहा है, दोनों ही रियल अकाउंट है, ये भी ध्यान रखोगे आप, क्योंकि फर्नीचर एंड कैश दोनों असेट होते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या करेंगे, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, डेबिट कर देंगे। ये भी हो गया रियल अकाउंट, अब आर ही लिख रही हूँ। एंड यहाँ पर आएगा कैश, क्योंकि कैश चला गया बिजनेस से, ठीक है। 75,000 कैश चला गया, फर्नीचर आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 55,000 रुपीज़। तो अभी गुड्स क्या, परचेज गुड्स का मतलब होता है परचेज अकाउंट मेरा इंक्रीज हुआ है, और परचेज अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। वेराज कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। कैश यहाँ पे जा रहा है मेरे पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन मेरे पास से कैश चला गया, बीइंग अ रियल अकाउंट, एंड परचेज अकाउंट मेरा यहाँ पर जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है वो इंक्रीज हो गया। कितने से हो रहा है ये काम, 55,000 से। तो अगेन सिमिलर अमाउंट से दोनों तरफ हम लिख देंगे। चलिए आगे आते हैं 4th वाले पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू पाल। अब हमको अब पार्टी से मतलब ही नहीं है, हमको देखना ही नहीं है किसको बेचा। सोल्ड कर दिया गुड्स कैश में,
तो एक तो मेरा सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक मेरा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। सेल्स अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। तो मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, सबसे इजी होता है ना रियल अकाउंट का रूल लगाना, वो सबसे आसान है। इसलिए सबसे पहले अगर आपको कोई रियल अकाउंट मिल जाए उसका रूल लगा दो पहले। कैश रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश आ रहा है मेरे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अगर यहाँ पर मैंने कैश लिख ही दिया क्योंकि ये रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, सेल्स अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। किस लॉजिक से ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज, तो क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, कितने से, 35,000 से। ठीक, 35,000 से एंड 35,000 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू ओम ऑन क्रेडिट। अब भैया कैश की तो कहीं बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो अब हमको मतलब है पार्टी के नाम से। ठीक है, हमने क्या किया, गुड्स सेल करे अपने क्रेडिट पर सेल कर दी, यानी कि एक तो सबसे पहले मेरा सेल्स अकाउंट इंक्रीज हो गया, मैंने सेल करी तो सेल्स अकाउंट इंक्रीज हुआ। दूसरा क्या इंक्रीज हुआ, डेटर्स भी मेरे बढ़ गए, क्योंकि वो मुझसे उधारी पर सामान लेके गया, तो सेल्स अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट दोनों बढ़ गए। ठीक, डेटर्स अकाउंट, अब याद रखना रियल अकाउंट नहीं होता है, पर्सनल अकाउंट होता है डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो अगेन सेल्स का क्या रूल होगा, क्रेडिट ऑल द रेवेन्यूज, तो सेल्स मेरी क्रेडिट में आ जाएगी बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट। एंड जो डेटर है मेरा ओम जो है ना, वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल रखता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओम इज द रिसीवर, तो उसको डेबिट कर दिया हमने, ये है ओम, ही इज माई डेटर, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, ये भी लिख देते हैं 60,000 60,000। चलिए आगे आते हैं। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। अब मैंने क्या किया, एक अकाउंट ओपन किया बैंक में, मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, नगद रुपया पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया, जाकर बैंक में उसको जमा कर दिया कि एक अकाउंट खोलने के लिए। अब इससे दो चीजें हुई, एक तो मेरे पास कैश कम हो गया, नगद रुपया कम हो गया, दूसरा मेरा एक बैंक अकाउंट खुल गया। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान दीजिएगा रियल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाले हैं। अब एक असेट गिरा और एक असेट बढ़ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट लग जाएगा यहाँ पे। 70,000 से क्या हुआ है, मेरे पास से कैश चला गया है, तो कैश इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा बीइंग अ रियल अकाउंट। एंड यहाँ पर बैंक अकाउंट एक नया असेट आ गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दिस कम्स एज अ न्यू असेट इनटू द बिजनेस। और इसीलिए क्यों, क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल लगाया है 70,000। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ओम। अब ओम ने क्या किया था, मुझे थोड़ी देर पहले क्रेडिट पर सामान लेकर गया था, मेरा डेटर बन गया था। ठीक है, अब क्या करेगा, पेमेंट कर रहा है फिर कुछ दिन बाद, तो उसने मुझे चेक दिया 20,000 रुपीज का। अब क्या हुआ, एक तो मेरे पास चेक आ गया। ठीक है, चेक इज एन असेट। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास जो है मैंने चेक लगा दिया और बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, ये सब अभी नहीं कह सकते। अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ हाथ में चेक आया है, क्या पता वो चेक जाके बाद में बाउंस हो जाए मैं लगाऊं तो अभी से बैंक अकाउंट में बढ़ा देना चेक देख के। तो क्या करेंगे, चेक इज एन असेट फॉर मी, ये बिजनेस में आया है। ठीक, और दूसरा कौन है यहाँ पर इफेक्ट होने वाला, ओम है, ओम का अकाउंट जो डेटर्स अकाउंट था। तो चेक क्या है, असेट है, रियल अकाउंट है, और ओम वॉज माई डेटर पर्सनल अकाउंट। चलिए 20,000 से इसके ऊपर लगाते हैं। ये मैंने क्या बोला था, रियल अकाउंट कोई मिल जाए तो उसको पहले लगा लो। चेक आया है बिजनेस में, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लगा रहे हैं, तो चेक इन हैंड अकाउंट जो है हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ये हो गया मेरा रियल अकाउंट। कितने से, 20,000 से।
ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जब ओम एज अ डेटर मेरा बढ़ा था तो डेबिट किया था मैंने यहाँ पर देखिए डेबिट किया था ना 60,000 से। अब क्या किया उसने, अपना कर्जा थोड़ा सा उतारा है, तो जब कर्ज उतार दिया तो क्रेडिट कर देंगे उसको। रूल के हिसाब से क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पे, ओम। तो ओम जो कि मेरा डेटर था, अब जो है पर्सनल अकाउंट था ना उसका, तो 20,000 रुपीज़ से यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे उसको। ठीक, अभी तो एक तरीके से अगर मैं बैलेंस चेक करूँ अपने माइंड में कि ओम का अब कितना हिसाब बचता है, 60,000 माइनस 20,000, ही स्टिल हैज़ टू पे मी 40,000 रुपीज़। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। डिपॉजिटेड ओम्स चेक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैंने जाकर ओम का चेक डिपॉजिट किया। अब क्या होगा, अब जब चेक डिपॉजिट किया तो जो चेक मेरे हाथ में था वो चला गया, दैट वाज द रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात क्या होगी, मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, उसमें पैसे बढ़ जाएंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन लग जाएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से ही। लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो क्या हुआ, जो चेक इन हैंड था मेरा वो गया बिजनेस से बाहर। ठीक है, चेक इन हैंड वॉज अ रियल अकाउंट एंड 20,000 रुपीज़ से मैं उसको अब कैंसिल कर दे रही हूँ, जो मैंने पहले यहाँ डेबिट में लिखा था। अगले दिन चेक लगा दिया, वो बाहर चला गया बिजनेस से। आया क्या उसके बदले में, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, रियल अकाउंट है वो 20,000 रुपये से इंक्रीज हो गया चेक लगाने से, दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बोरोड फ्रॉम सोहन। अब मैंने क्या किया, सोहन से कुछ पैसे उधारी पर लिए हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपए। तो इससे दो चीज़ें अगेन हुई, एक तो मेरा कैश आएगा बिजनेस में, 1,00,000 रुपए कैश आ जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, यहाँ पर सोहन जो है, सोहन के नाम से मेरा एक लोन अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, दिस लोन आई हैव टू पे हिम ऑफ इन फ्यूचर, लाइबिलिटी बन जाएगा ये मेरा। ठीक, तो एक तो सबसे पहले मैंने बोला रियल अकाउंट एक आ जाएगा, कैश आ जाएगा बिजनेस में। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश एक रियल अकाउंट बन जाएगा, 1,00,000 रुपए से डेबिट कर दूंगी। एंड क्रेडिट साइड में आ जाएगा सोहन का, सोहन्स लोन अकाउंट। ये क्या है, ये एक तरीके से मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो क्रेडिट द गिवर का लोन यहाँ पर मैं क्रेडिट द गिवर का रूल मैंने यहाँ पर लगा दिया है, उस रूल से ये क्रेडिट हो गया। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पहले अकाउंट पहचानना पड़ेगा, फिर उसका रूल लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर एक्स्ट्रा लगता है। आप मॉडर्न अप्रोच यूज़ कर सकते हो, एग्जामिनेशन है वो जल्दी हो जाएगा। या फिर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है जिसमें मैंने एक एकदम ईजी सी अप्रोच बताई हुई है, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो क्रक्स बताता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच का, उसको आप यूज़ करके एकदम एक क्लिक में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, परचेज फर्नीचर फ्रॉम हरियाणा सेफ। हरियाणा सेफ कोई जगह है, ठीक है, वहाँ से हमने फर्नीचर परचेज किया। कैश का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है। तो दो चीज़ें हुई, एक तो फर्नीचर आया मेरे बिजनेस में, फर्नीचर आया, और दूसरी बात ये मैं क्रेडिट पर लेकर आई हूँ, तो मेरे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए, यानी हरियाणा सेफ मेरा क्रेडिटर बन गया। अब रियल अकाउंट है फर्नीचर, और हरियाणा से पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट है। फर्नीचर रियल अकाउंट है एंड वी हैव टू डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। तो फर्नीचर आया है तो रियल अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट बाद में देख लूँगी, आई थिंक 75,000 था। क्रेडिट में क्या है, हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा सेफ आ गया। ये हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर का रूल यहाँ पे लगा है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर का रूल लगता है, वो भी लगा है। अमाउंट देख लेते हैं, 50,000 है, सॉरी, तो 50,000 लिख लेंगे। अभी इस अमाउंट का हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट राइटिंग इट सो दैट यू नो कि हर एक ट्रांजैक्शन में इक्वली डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपीज़। मैंने जो लोन लिया हुआ था उसके लिए मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया है 10,000 रुपीज़ का। तो इससे भी दो चीज़ें हुई, एक तो मेरा कैश चला गया बिजनेस में से, ठीक है, बिजनेस से कैश गया। दूसरी चीज़ क्या हुई कि मेरा एक एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट के नाम से, कि भाई अपने पास मुझे ये एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट गया है मेरे पास से, ठीक है। अब तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। कैश चला गया सबसे पहले तो कैश यहाँ पर लिख दूंगी मैं, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात, इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंस एंड यू एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस का रूल लगा के यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 10,000। ठीक, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। लास्ट की एंट्रीज बचती हैं अब। पेड रेंट बाय चेक। अब मैंने क्या किया, अपना एक एक्सपेंस मेरा बढ़ गया यहाँ पे, एक एक्सपेंस मैंने क्या किया, चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ मेरा बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। मैंने कैश में पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। कैसे, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है एंड वो कम हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक से पैसे निकल जाएंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, दिस बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट। पहले एंट्री कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे, मेरा एक एक्सपेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। रेंट अकाउंट ये है नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा क्या हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट लिख देते हैं, 4,000 है एंड 4,000। अब आप ये सोच सकते हो कि एक बार जब हमको पिछले कुछ एंट्रीज पहले हमको एक कैश जो एक चेक रिसीव हुआ था, तब तो हमने चेक इन हैंड अकाउंट का यूज़ किया था उसमें, ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट किया था उस केस में। तो अब जब हम चेक इशू कर रहे हैं, किसी को चेक दे रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो बैंक अकाउंट कैसे इफेक्ट हो रहा है ना। तो देखिए इसका आप ऐसे लॉजिक समझ लो कि क्या होगा, मुझे पता है कि इससे इफेक्ट ये होगा कि बैंक अकाउंट मेरा जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, एंड आई हैव सफिशिएंट बैलेंस इन ऑर्डर टू डू दैट। और 4 दिन बाद मान लीजिए वो मैंने आज उसको चेक दिया, उसने चेक लगाया 4 दिन बाद जाकर, और उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए तब, तो मैं उस 4 दिन बाद का वेट नहीं करूंगी कि अब वो मुझे बताए कि हाँ भैया मुझे पैसे मिल गए हैं, मैंने चेक लगा दिया था, तब मैं अपना बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूँ। मुझे तो पता है ना इसका इफेक्ट यही होने वाला है, आई हैव सफिशिएंट बैलेंस, तो मैं आज ही की डेट में उसको क्रेडिट कर दूंगी। यहाँ पर मुझे चेक वाले अकाउंट का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, इतना आप समझ लो अभी के लिए। इसके बाद ना एक BRS वाला चैप्टर आपका आएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन वाला, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद आएगा बट आएगा। चलिए पेड सैलरी टू स्टाफ, नेक्स्ट बात करते हैं पेड सैलरी टू स्टाफ। इससे क्या हुआ, मेरा एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा सैलरी अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। सैलरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रूल लगा देंगे यहाँ पे, और कैश हमारा चला जाएगा। तो सैलरी अकाउंट यहाँ पर लिख दो, सैलरी अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट 14,000, और दूसरा है कि कैश या बैंक ऑल दो स्पेसिफाइड नहीं है कि मैंने कैसे पेमेंट किया, मैं कैश अकाउंट ले लेती हूँ अज्यूम करके कि कैश में पेमेंट किया होगा, और रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए अब आई होप आपको ये करते करते ना याद होने लगेगा कि किसका क्या रूल है एंड कैसे एंट्रीज करनी है। हर बार आपको रूल लगाने की दिमाग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, अब इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, कैश नीचे चला जाएगा और पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तो याद करो मैंने बताया था आपको, जब भी जो ओनर है ना, ये ओनर की बात करी जा रही है कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ये ड्रॉइंग्स हो गया, आपको यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलना पड़ जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया पता नहीं, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा एंड
कैश में पहले सबसे पहले आप यहाँ पर लगा दो रूल, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है, यहाँ पर ये चला गया बाहर कैश। और दूसरी चीज़ क्या हुई, ड्रॉइंग्स अकाउंट मैंने बताया था पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट एंड हेंस आप क्या करोगे, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि जो बिजनेस का ओनर है उसने रिसीव किया है ये पैसे, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट बीइंग अ पर्सनल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। क्या अमाउंट लिखा था, 5000, ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब सारे अमाउंट्स आप देख लो, इक्वल अमाउंट्स दोनों साइड पर आए हैं। इससे अंत में जाकर क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। बैलेंस शीट क्या होती है, क्यों होती है, ये सब बाद में हम आराम से समझेंगे, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। बट ये मेरा ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग को दिस मेक्स इट ट्रू कि डेबिट एंड क्रेडिट्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है, दोनों साइड्स हमेशा आपकी इक्वल बैठेंगी। नहीं बैठ रही तो कोई गलती करी है आपने। चलिए अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद बस एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब इसमें भी आपको वही काम करना है, ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट्स बताना है एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। लेकिन यहाँ पर बस आपको मॉडर्न अप्रोच यूज़ करनी है। यहाँ पर कुछ ही ट्रांजैक्शंस हैं, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस मॉडर्न अप्रोच यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वरुण ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 5 लाख रुपीज से। तो इसमें क्या हुआ इसमें, सबसे पहले तो मैं अकाउंट लिखूंगी यहाँ पे। फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। क्लासिफाई करो इसको। मॉडर्न अप्रोच में कैसे क्लासिफिकेशन होता है कि असेट है कि लायबिलिटी है, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है। तो कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट तो असेट है, और कैपिटल अकाउंट को तो हम एज कैपिटल ही क्लासिफाई करते हैं। कैश में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मैं यहाँ पे एरोज बना रही हूँ, ठीक है, एरोज का यूज कर रही हूँ। और कैपिटल भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि कैश तो आया लेकिन किसने दिया, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर को, ठीक है। और ये एक तरीके से बिजनेस के लिए, बिजनेस ओज दिस टू द ओनर। तो कैपिटल अकाउंट भी खुल जाएगा मेरा कैश अकाउंट के साथ साथ। देयर हैज टू बी एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट फॉर अ डेबिट। तो जब भी असेट इंक्रीज होता है तो अपने उस निमोनिक के हिसाब से विच सेज डेबिट एक्सपेंस एंड असेट इंक्रीजेस तो ये हो जाएगा डेबिट एंड नेचुरली देन ये हो जाएगा क्रेडिट। वैसे भी आप यहाँ से बना सकते हो कि अगर असेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगा, उसका जस्ट उल्टा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब मैंने गुड्स जो है वो कैश में परचेज किए, तो 2 चीजें यहाँ पर हुई। एक तो मेरा परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ, क्यों, क्योंकि मेरे गुड्स बढ़ गए। गुड्स बढ़ने पर हम कभी भी गुड्स अकाउंट ऐसा कुछ नहीं खोलते। अगर परचेज किया है, गुड्स बढ़े हैं तो परचेज अकाउंट लिख देंगे। अगर सेल किया है यानी कि गुड्स कम हुए तो सेल्स अकाउंट का यूज करेंगे उसके लिए, ठीक। तो परचेज अकाउंट का यूज किया यहाँ पे। दूसरी बात क्या हुई, कौन इफेक्ट हुआ, किसको दर्द हुआ, कैश अकाउंट को। क्यों दर्द हुआ, क्योंकि भैया कैश चला गया, ठीक है। कैश इज व्हाट, असेट, whereas purchase is what, an expense, ठीक है। एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ रहा है मेरा क्योंकि परचेज किया है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है। असेट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है क्योंकि कैश देना पड़ा है मुझे, कैश बाहर चला गया मेरे बिजनेस से, ठीक है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होने में मैं क्या करती हूँ, हमेशा डेबिट, और कैश यानी असेट है, असेट के इंक्रीज होने पे डेबिट करती हूँ, तो असेट के डिक्रीज होने पे क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। उल्टा भी आप समझ सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है, कि एक चीज़ डेबिट होगी दूसरी क्रेडिट ही होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश ऑन क्रेडिट। अब की बार हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, तो 2 चीज़ें होंगी अगेन, एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कौन इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट की बात आएगी ही नहीं, कैश तो लिया दिया गया ही नहीं है।
हरीश आ जाएंगे यहाँ पे, हरीश इज व्हाट, माय क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर है मेरे, उनको मुझे बाद में पैसे लौटाने पड़ेंगे ये वाले। तो एक तो मेरा एक्सपेंस हो गया, और क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी हो गई, पैसे जाएंगे जेब से फ्यूचर में। एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी क्या हो रही है, लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि फ्यूचर में पैसे लौटाने पड़ेंगे उसको, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब एक्सपेंस इंक्रीज होने पे क्या करते हैं, डेबिट। असेट के इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, तो लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे क्रेडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस 1.5 लाख रुपए का ऑन क्रेडिट पड़ा, ये भी हमने परचेज करा है, ठीक है। तो 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे अगेन, एक तो फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर आ गया बिजनेस में। दूसरी बात क्या हुई, कैश गया क्या, कैश नहीं गया, मेरा एक क्रेडिटर खड़ा हो गया बेसिकली, फर्नीचर हाउस नाम का, फैंसी फर्नीचर हाउस, फैंसी फर्नीचर हाउस के नाम से इफेक्ट होगा ये। फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ, एक सेट है, और इनको मुझे बाद में पैसे लौटाने पड़ेंगे, इसीलिए मैं इनको बोल देती हूँ लायबिलिटी। तो असेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आ रहा है बिजनेस में, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बाद में पैसे लौटाने हैं इनको। इस हिसाब से जो असेट इंक्रीज होने पर डेबिट होगा, और इसका जस्ट उल्टा लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए अगेन, एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट, ठीक है। सेल्स क्या है, मेरी रेवेन्यू है, ठीक है, पैसे आ रहे हैं मेरे पास, और कैश मेरा असेट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश भी इंक्रीज हो रहा है, यानी असेट बढ़ रहा है, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो डेबिट और एसेट जब भी वो इंक्रीज होगा, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होता है तो रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है, ठीक, समझ में आई बात। तो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस में एक चीज़ डेबिट एक चीज़ क्रेडिट ऐसे चल रहा है, इक्वल अमाउंट है, ठीक। चलिए, सोल्ड गुड्स टू वैभव ऑन क्रेडिट फॉर 50,000 रुपीज। अब क्या हुआ, अगेन सेल्स अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हुआ। दूसरा क्या कैश इफेक्ट हुआ, नहीं, वैभव को हमने बेचा। वैभव कौन बन गया, मेरा डेटर बन गया, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसे लौट आएगा वो। तो एक तो मेरा रेवेन्यू अकाउंट इफेक्ट हुआ, दूसरा ये एक असेट आ गया मेरे पास, फ्यूचर में मुझे पैसे मिलेंगे इससे। रेवेन्यू बढ़ गई, डेटर भी बढ़ गए, असेट बढ़ गया, ठीक है। चलिए फिर जब दोनों ही, जब भी कोई असेट को हम बढ़ाएंगे तो उसको हमेशा डेबिट किया जाता है, अपना निमोनिक याद करिए, ठीक है। और दूसरी बात, रेवेन्यू बढ़ता है तो हमेशा क्रेडिट होगा। अब अपने आप से आप निमोनिक से बनाते रहिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में नहीं ऐसे जा सकती डिटेल में, टाइम कंस्ट्रेंट भी है। कैश पेड टू हरीश ₹20,000। हरीश कोई एक सेकेंड, हरीश कौन था, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में मैंने गुड्स परचेज किए थे हरीश से क्रेडिट पे 25,000 के। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसी को यहाँ पर कैश का पेमेंट कर रही हूँ। तो हरीश वॉज माई क्रेडिटर ना, अब मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा, ठीक है, मेरा जो उधारी थी वो कम हो जाएगी। तो इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या, एक तो मेरा कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, हरीश का क्रेडिटर्स अकाउंट, वो इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा कैश क्या है, असेट है, और ये क्या है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर, ठीक है।
असेट क्या हो रहा है, मैंने पेमेंट कर दिया तो कैश मेरा कम हो रहा है। सिमिलरली जो क्रेडिटर था वो भी तो कम हुआ ना, लाइबिलिटी भी तो कम हुई मेरी, मैंने थोड़ा सा पे ऑफ कर दिया तो कम हुआ ना वो। ठीक है, तो असेट कम होने पे, अगर असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ऐसे ही घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे ही अगर क्रेडिटर मेरा घटेगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, रूल लगा लीजिएगा अपने आप से निमोनिक देख के। कैश रिसीव्ड फ्रॉम वैभव ₹15,000। यहाँ पर क्या हुआ था कि वैभव को मैंने क्रेडिट पर गुड्स सेल किए थे। ठीक है, यहाँ पर उसने मुझे आकर कैश पेमेंट कर दिया ₹15,000 का। दो चीज़ें अफेक्ट हुई अगेन, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा वैभव का अकाउंट जो कि मेरा डेटर था। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है, असेट है, और ये भी असेट है। डेटर असेट होता है ना, तो कैश मेरा बढ़ गया और डेटर्स मेरे कम हो गए। क्यों? क्योंकि भैया उसने अपनी उधारी थोड़ी सी चुका दी ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उतने से उसका उधार कम हो जाएगा। तो कितना अमाउंट था, अमाउंट तो खैर हमें मतलब नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि असेट में यहाँ पे असेट के बढ़ने पे डेबिट होता है। दूसरी बात, असेट के कम होने पे उसका जस्ट उल्टा क्रेडिट। ठीक है, चलिए, पेड रेंट 10,000 फाइनल चीज़। यहाँ पर दो चीज़ें हुई कि एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा अकाउंट होगा रेंट अकाउंट। ठीक है, दो चीज़ें हुई, इसको लिख लीजिए असेट, और ये हो गया मेरे बिजनेस का एक्सपेंस। असेट मेरा कम हो गया क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया, कैश कम हुआ, और एक्सपेंस मेरा बढ़ गया। ठीक है, ये एक तरीके से मेरा एक्सपेंस बढ़ गया यहाँ पर रेंट अकाउंट। तो कैश के कम होने पे क्या होगा, असेट के बढ़ने पे डेबिट, तो घटने पे क्रेडिट, और एक्सपेंस के बढ़ने पर हमेशा डेबिट। ठीक, चलिए, ये भी हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन पूरा का पूरा मॉडर्न अप्रोच से। तो कंपैरेटिवली ना, आपको मॉडर्न अप्रोच अगर आप यूज़ करते हो तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। ये मेरा मानना है, बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप यूज़ करना। अब फाइनली हम आ जाते हैं लास्ट में, एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ अ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। अब अकाउंट बनाना, मैंने आपको इसका एक फॉर्मेट दिखाया था पिछले वाले लेक्चर में। ये देखिए, ये है एक अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, कभी भी कोई भी अकाउंट आप बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा वो। ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं था, यहाँ पर भी नेम ऑफ अदर अकाउंट आता है, एंड ये इस तरीके से बनता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड जो अकाउंट का होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ठीक है, दिस साइड, द लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज ऑलवेज नोन एज द डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज ऑलवेज नोन एज द क्रेडिट साइड। इतनी बात मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, अभी मैंने दोबारा से बता दी एक बार। बस इसी तरीके से, इसी को यूज करते हुए आपको अकाउंट बनाने को बोला जा रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर बोली गई कि प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आपको इन ट्रांजैक्शंस की जो है एंट्री करते जानी है। ठीक है, अभी हम प्रॉपर जर्नल एंट्री करना नहीं सीख रहे हैं, हम बस यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस अकाउंट में क्या चीज़ डेबिट साइड में लिखी जाएगी एंड क्या चीज़ क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अभी मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से अकाउंट्स बना कर रखे हैं। ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, ऑल्दो एक यहाँ पर जर्नल फोलियो नाम का भी अकाउंट वो होता है, कॉलम होता है, ऑल्दो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने उसको स्किप कर दिया अभी बनाना। ठीक, ये हो गई मेरी डेबिट साइड। हर एक अकाउंट में ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड होती है और ये साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, ये हम सब जगह लिख लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, अगेन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब सोचने वाली बात कहाँ पर आती है, देखिए कैश अकाउंट सबसे पहले क्या होता है, हम
ये सोचते हैं। कैश अकाउंट जो है वो मेरा एक असेट का अकाउंट है, राइट। असेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस कैश अकाउंट में, अगर कैश में मेरे कोई भी इंक्रीज हुआ तो वो इस साइड पर लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस वाली सारी एंट्रीज इस साइड में होंगी। लेकिन अगर कैश में कोई चीज़ घट रही है तो वो इस साइड पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस वाली सारी एंट्रीज करेंगे। कैश अगर जा रहा होगा तो वो एंट्री हम इस साइड पर करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। डेटर के केस में भी सेम ही केस है। असेट है अगेन, तो यहाँ पर इंक्रीज रिकॉर्ड होगा यानी कि प्लस। अगर डेटर्स बढ़ेंगे तो उस साइड आएंगे, और अगर डेटर्स मेरे गिरेंगे तो वो इस साइड पर आएंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स में उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच अगर याद करोगे आप तो इंक्रीज हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो इंक्रीज यहाँ पर इस साइड पर आएगा और डिक्रीज इस साइड पर आएगा, ठीक है। तो ये हमने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों साइड पर, ठीक है। इसको आप एग्जाम में मत लिखिएगा, अपने रेफरेंस के लिए लिखा है। स्टार्ट करते हैं और समझ में आएगा आगे कि करना क्या है। अच्छा, ये सबसे पहली बात, अकाउंट्स ये हम बना क्यों रहे हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हर एक चीज़ जो है, जो बिजनेस जब भी करते हैं ना हम, तो हर एक चीज़ का अकाउंट बनाया जाता है, और उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो उस अकाउंट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हर बिजनेस में अकाउंट्स बनते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर भी बना रहे हैं। इन 3 ही चीज़ों का सिर्फ बना रहे हैं, ठीक। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट फॉर 50,000 रुपीज़। यहाँ पर अगेन हमें उन 2 अकाउंट्स को समझना है कि कौन से 2 अकाउंट्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। दूसरा कौन इफेक्ट हो रहा है? क्रेडिट पे हुआ ना, तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा संजय का नाम इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैश की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। संजय क्या हो गया? मेरा डेटर हो गया। ध्यान रखेंगे बात, ठीक है। सेल्स अकाउंट और संजय का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो कैश के अकाउंट में तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, ये इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन इफेक्ट हो रहा है? डेटर का अकाउंट। डेटर्स मेरे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि संजय जो है, संजय के नाम पर मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो मैं उसको इस साइड पर रिकॉर्ड कर दूंगी। डेट हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैंने बस फॉर्मेट का पार्ट था इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किस नाम पर बढ़ी? सेल्स नाम पर मेरे डेटर्स बढ़ जाते हैं। कितने से? 50,000 रुपीज़ से। तो ये हो गया, ठीक है। सेल्स अकाउंट, संजय के कारण मेरे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए। अभी ये क्या दिखा रहा है कि मेरे डेटर्स 50,000 रुपए से इंक्रीज हुए हैं। इतनी बात ये अकाउंट अभी तक रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा इफेक्ट आएगा सेल्स अकाउंट में, मगर हमको क्वेश्चन में सेल्स अकाउंट बनाने को बोला नहीं है, तो मिट्टी पाओ उसमें, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। यहाँ पर भी क्या हुआ? 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। एक तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ, कैश की बात कर दी भैया, तो मोहन से मतलब ही नहीं है। मोहन को सेल किया हो, किसी को भी किया हो, लेकिन कैश में सेल हुआ है, इसीलिए हम मान लेंगे कि दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट है वो हुआ है, वो है कैश अकाउंट। तो सबसे यहाँ पर हम लोग कैश अकाउंट की एंट्री कर लेंगे। कैश इंक्रीज हुआ है क्योंकि सेल हुई है, कैश आया है मेरे पास, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेल किया है हमने, ठीक है। सेल्स हुई है, कितने से इंक्रीज हो जाएगा ये अकाउंट? 20,000 रुपीज़ से, ठीक है। चलो लिख लो, और थोड़ा सा डिटेल के लिए, सेल्स टू मोहन, ठीक है। मगर इफेक्ट कौन हुआ? मोहन का अकाउंट नहीं इफेक्ट होगा, यहाँ पे कैश अकाउंट ही इफेक्ट होगा, ठीक है। वो मैंने बस डिटेल के लिए लिखा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब कैश की कोई बात ही नहीं हो रही है राम यहाँ पर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? राम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है। 2 अकाउंट्स इफेक्ट हुए अगेन, एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो गया और दूसरा राम का अकाउंट इफेक्ट हुआ। यानी राम कौन है? मेरा क्रेडिटर हो गया, ठीक है, क्योंकि राम से मैंने उधारी पर सामान लिया है। तो क्रेडिटर वाले अकाउंट में मैं यहाँ पर इसको नोट कर दूंगी कि मैंने परचेज किया हुआ है,
ठीक है। परचेज किससे? राम से परचेज किया है। कितने का सामान परचेज किया था? 25,000 रुपीज़ का। तो मेरे क्रेडिटर्स खड़े हो गए 25,000 रुपीज़ के। समझ में आ रही है बात कि हम किस साइड किस लॉजिक से क्या लिख रहे हैं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय 19,000 रुपीज़ का कैश रिसीव हुआ। दो चीज़ें इफेक्ट हुई, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा संजय कौन था? संजय मेरा डेटर था, उसका अकाउंट भी यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में एंट्री कर लेंगे सबसे पहले कि हमको यहाँ पर संजय ने पैसे दिए हैं, ठीक है। कैश रिसीव हमने किया किससे? फ्रॉम संजय। यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान लो मैं डिटेल्स लिख रही हूँ, ठीक है। संजय से कैश रिसीव हुआ कितने का? 19,000 रुपीज़ का। डेबिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास कैश बढ़ गया, संजय ने मुझे लाके कैश दिया, ठीक। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा? भैया संजय ने पैसे उधार लिए थे तो आप चुका भी तो दिए, तो इधर उधार लिखा था, इधर उसका डिक्रीज लिख दो कि अब उसने कैश पे कर दिया, ठीक है। तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। कितना? 19,000 रुपीज़ से उसने अपना उधार चुका दिया। तो अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 50,000 का उधार था, उसमें से 19,000 वो चुका चुका। तो बैलेंस कितना बचा वो हम लास्ट में उसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं गुड्स रिटर्न बाय संजय। अब क्या हुआ कि संजय मेरे से सामान जो यहाँ पर लेके गया था उसमें से कुछ सामान उसको मे भी पसंद नहीं आया होगा, तो उसने क्या किया? रिटर्न कर दिया सामान। इससे कौन कौन इफेक्ट हुआ? एक तो मेरा एक अकाउंट बनाया जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में परचेज रिटर्न अकाउंट समझाया था ना कि मैं कोई चीज़ लेकर आई तो परचेज अकाउंट बढ़ गया, कोई गुड्स लेकर आई तो मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। उसी तरह मेरे सामान के साथ भी तो हो सकता है। मैंने जब सेल किया तो सेल्स अकाउंट बढ़ेगा, जब मेरे पास वो सामान किसी ने वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट खुल जाएगा। समझ में आई बात? वही काम यहाँ पर हुआ है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट हुआ और दूसरा संजय यानी कि डेटर्स का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है 2,000 रुपये से। कैसे? कैश की कोई बात हुई क्या? यहाँ पे कैश की कोई बात ही नहीं हुई, कैश ना आया ना गया। हुआ क्या कि मेरे डेटर्स ना 2,000 रुपये से कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब उसने 2,000 रुपये का सामान मुझे लौटा दिया तो इज ही लायबल टू पे मी दोस 2,000 रुपीज़? नो। तो मेरे डेटर्स ऑटोमेटिकली 2,000 रुपीज़ से कम हो गए, इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब उसे मुझे 2,000 देने की ज़रूरत नहीं है, ना कैश देने की ज़रूरत है ना कुछ और। बस आगे देखते हैं। पेड रेंट ₹500। दो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, एक तो मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, रेंट अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट में लिखूंगी इसको। कैश डिक्रीज हो रहा है किसके नाम पे? रेंट के नाम पे। रेंट इज माय एक्सपेंस। रेंट पे किया है मैंने। कितने की रेंट पे करी? 500 की रेंट पे करी थी ना, ठीक है। अब इससे मेरे डेटर्स अकाउंट भी इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई मतलब ही नहीं है, क्रेडिटर्स भी इफेक्ट नहीं हो रहे, तो और कहीं नोट नहीं किया मैंने, ठीक। अगर हाँ हम ये बाकी अकाउंट्स बना रहे होते जैसे रेंट अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो वहाँ भी लिखते। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नहीं बनाते। कैश पेड टू राम ₹15,000। राम कौन था? मेरा क्रेडिटर था, उसको मैंने 15,000 रुपीज़ पेमेंट किए। तो जब क्रेडिट लिया था तो वहाँ पर लिखा था, अभी वापस कर रही हूँ तो इधर लिखूंगी क्या कि मैंने कैश पे कर दिया राम को। कितना? 15,000, ठीक। तो अब 25,000 वॉज टोटल क्रेडिट, उसमें से 15,000 वॉज पेड ऑफ। वैसे ही कैश में भी यहाँ पर आएगा। कैश जो मैंने पेमेंट कर दिया तो इसी साइड आएगा कि कैश पे टू राम, ठीक। अगेन यहाँ पे लिखोगे आप 15,000। सारे के सारे मेरे जो है कंप्लीट हो चुके हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ क्या कर सकते हैं, सारे के सारे मेरे अकाउंट जब कंप्लीट हो गए हैं तो हम लोग इसका टोटल लगाते हैं। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगी यहाँ पे। अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है, किसी भी अकाउंट को, वो देखते हैं। ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। कैसे करते हैं?
क्या करना है आपको अकाउंट को बैलेंस करने के लिए। अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब क्या है वो भी अभी पता चलेगा। सबसे पहले बस स्टेप्स बता रही हूँ, ये करो, दोनों साइड को देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड कौन सी बड़ी लग रही है उसको टोटल करो पहले। ये साइड ऑब्वियसली बड़ी लग रही है, 20,000 प्लस 19,000, 39,000 लिख दो दोनों साइड पर, ठीक है, लिख दिया। अब इस 39,000 में से आपको इधर का टोटल माइनस करना है, मतलब जिधर का टोटल शॉर्ट फॉल हो रहा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। माइनस करो 15,500, तो आपका पता चलेगा आपको कि बैलेंस जो है ना वो बचा है 23,500 रुपीज़ का बैलेंस यहाँ पे बच रहा है। अब ये 23,500 मुझे क्या दिखा रहा है कि मेरे पास इन सारे ट्रांजैक्शंस के चलते पैसे आए कितने, कैश आया कितना, 20,000 एंड 19,000 ये मेरे पास आया। मेरे पास से गया कितना, 515,000, ठीक है। और तो बचा कितना, बैलेंस का मतलब तो यही हुआ ना, बचा कितना कैश, 23,500। ये मुझे ये बता देता है कि अंत में सारा ट्रांजैक्शन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद बच कितना रहा है, उस अकाउंट का बैलेंस बताता है। ये करने पर आ जाता है बैलेंस, ठीक है, कि ज़्यादा वाली साइड का टोटल कर लो, दोनों साइड लिख दो एंड फिर कम वाली साइड जो है उसमें से माइनस करके यहाँ पर आप बैलेंस निकाल सकते हो। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला है, फटाफट मेरे साथ डेटर्स अकाउंट का भी बैलेंस निकालो। $50,000 ही ऑब्वियसली ज़्यादा वाली साइड है हमारी, एंड 50,000 में से अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे अपना 21,000, जिससे आ जाएगा 29,000। दिस बिकम्स माई बैलेंस ऑफ द डेटर अकाउंट। कि अब संजय कितने से मेरा बैलेंस डेटर बचा हुआ है, 29,000 रुपीज़, और उसको मुझे पे करने पड़ेंगे अपना अकाउंट क्लोज करने के लिए मेरे पास से, ठीक है। समझ में आई होगी बात। फाइनली क्रेडिटर्स का अकाउंट भी टोटल कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा हमारा। 25,000 बहुत ही क्लियर है, 25,000 एंड बैलेंस में क्या बचा, मतलब मुझे कितना और पैसा राम को अभी पेमेंट करना है, ठीक है। फाइनली ये खत्म हो जाता है हमारा। एंड अब सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं जो आपको बुक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। अकाउंट बनाने से क्या फ़ायदा होता है समझ में आ गया ना, बैलेंस हमें पता चल जाता है उस अकाउंट का, एंड सारे ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड जो हुए थे वो यहाँ पर दिख जाते हैं, ठीक है। अगर कोई और कंफ्यूजन हुआ आपको, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई और टाइप का न्यूमेरिकल आप करवाना चाहो तो वो आप मुझे बता सकते हो। आई हेल्प यू आउट विद दैट एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड फाइनली अब आई एम साइनिंग ऑफ, एंड अब अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा जर्नल, ठीक है। जो अकाउंट हमने यहाँ पर ऐसे बनाना सीखा है ना, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में है, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली बनता कैसे है जर्नल और लेजर अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मल वे में, प्रॉपर वे में कैसे बनता है वो समझ आएगा। अभी तो यहाँ पर जैसा बुक में था इन एन इनफॉर्मल वे, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस था, ठीक है। समझ में आई होगी बात। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है सारे क्वेश्चंस करवाने में, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।